प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 23वीं इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए 2 दिवस की भारत यात्रा पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर यह ध्यान रखिएगा कि यह 4 साल में उनका पहला इंडिया दौरा है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत में डिफेंस संबंधों को बढ़ाने, बाहरी दबाव से बायलैटरल ट्रेड को बचाने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बात करेंगे आज हम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के संदर्भ में किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ में देखेंगे इस बैठक के एजेंडे को, चूंकि 1960 के शुरुआती दशक से ही रूस भारत का एक बेहतरीन पार्टनर रहा है डिफेंस के क्षेत्र में। जब भी हम बात करते हैं मिलिट्री इन्वेंट्री को लेकर तो सोवियत संघ का नाम जरूर आता है, क्योंकि जब पश्चिमी देशों ने भारत की मदद करने से हिचकिचाहट दर्शाई थी, उस समय रूस ने भारत का सहयोग दिया था। तो पिछले 60 से भी अधिक वर्षों का यह सहयोग आगे किस दिशा की ओर जाने वाला है। वर्तमान में जब हम कठिन भू राजनीतिक माहौल को देख रहे हैं, ऐसे में रूस का भारत आना और भारत की अपनी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आज के न्यूज सेशन में हम इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दृष्टि आईएएस के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। सबसे पहले हम जानेंगे आज की खबर को। खबर हमने समझ लिया, सबसे पहले हम इस बैठक के मुख्य एजेंडे के बारे में चर्चा करेंगे। देखें, अगर हम आज के टॉपिक को, तो है पुतिन की भारत यात्रा। इस यात्रा का मुख्य मकसद है भारत और रूस का जो 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट है, जिसे हम भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में जानते हैं। ये 2 दिवसीय यात्रा पर, हालांकि पहले दिन जो बैठक होगी वो मुख्य रूप से जो डिफेंस से संबंधित, रक्षा सहयोग से संबंधित पहलू हैं उन पर होगी, और दूसरे दिन शिखर सम्मेलन होगा। बात करें यदि कि इस एजेंडे को डिस्कस करने से पहले कि कहां से यह शुरू होता है, तो 1960 के शुरुआती दशक से शुरू होती है यह बात। ध्यान रखिएगा, इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में भारत और रूस के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में, यह उसकी 25वीं सालगिरह है। इसलिए भी यह ईयर और इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत और रूस के रक्षा सहयोग को लेकर, इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह जो दौरा है अक्टूबर 2000 में जो शुरू हुआ था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, दिसंबर 2010 में इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन आया। क्या अपग्रेड हुआ? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाकर इसे स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया। तो भारत और रूस के बीच जो अब रिश्ते हैं वे काफी स्पेशल है और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में ये दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। बैठक के प्रमुख एजेंडे की बात करें तो बैठक का प्रमुख एजेंडा है डिफेंस, यानी रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग, ठीक है। देखिए, इस बैठक में दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं, या आप कह सकते हैं दोनों देशों के रक्षा से संबंधित अपने अपने अधिकारी, उनकी अभी तक की चली आई रक्षा सहयोगों से संबंधित जो रणनीतियां हैं उन्हें रिव्यू करेंगे। इस एजेंडे का मेन हिस्सा होगा S-400। हालांकि इस बैठक में 3 मुख्य पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें पहला है एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, जो रूस और भारत के बीच है। पहला एयर डिफेंस सिस्टम पर बात होगी, दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन पर बात होगी, और तीसरा होगा नेवल कोऑपरेशन, यानी नेवल कोऑपरेशन को लेकर दोनों देश किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होंगी, ये देखा जाएगा। तो 3 टास्क आपको ध्यान रखना है इस बार के रक्षा सहयोग से संबंधित। पहला एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट्स, इनके मॉडर्नाइजेशन को लेकर, क्योंकि इन्हें अपग्रेड करना है। बदलते समय के साथ जो सेंसर्स हैं उनमें बदलाव हुआ है, जितनी भी तकनीकियां हैं उनमें बदलाव हुआ है, तो उसे मॉडर्नाइजेशन की ओर लेकर जाना है, तकनीकी को बेहतर बनाना है। और तीसरा होगा नेवल कॉर्पोरेशन। नेवल कॉर्पोरेशन में कौन कौन से और नए कदम उठाने की जरूरत है, इस पर भी फोकस किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले बात होगी S-400 ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की। पूरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, S-400, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, S-400 ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज, ये क्या है? ये है एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है,
ये है एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे देश को कोई भी मिसाइल जो हमला होता है उससे डिफेंस करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जिसे ही कहा जाता है डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जिसे कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। इस S-400 के जो भी हमारे पास मौजूदा संस्करण है उनमें अपग्रेड करने के लिए भारत ने मांगी है मंजूरी। और भारत ने क्या कहा है कि S-400 जो कि मौजूदा रेजिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर रेंज में हमें एडिशनल इंटरसेप्टर्स की जरूरत है। इसके लिए भारत ने इसकी रीसप्लाई को मंजूरी दे दी है, यानी अब हम रूस से इसकी रीसप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा एडवांस वर्जन, हमें S-400 का एडवांस वर्जन भी चाहिए, तो भविष्य में भारत इसके S-500 प्रोमेथियस को भी खरीद सकता है, क्योंकि भारत इस पर क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। ध्यान रखिएगा, S-500 प्रोमेथियस इसे खरीदने पर भारत विचार कर रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है, जब भी हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें रूस ने प्रोवाइड किया था वो था सुखोई। तो सुखोई 57 फाइटर जेट इस एजेंडे में शामिल किया गया है। इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट का सर्वाधिक बेहतरीन नमूना माना जाता है। तो 5th जेन फाइटर जेट का ये क्या है, सर्वाधिक बेहतरीन नमूना दुनिया में, और दूसरा ऐसा कोई नहीं है। सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्लान पर भी चर्चा होगी। इसे अपग्रेड करना है, नए सेंसर जोड़ने हैं, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम को ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा जब हम नेवल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें सबमरीन, फ्रिगेट, मिसाइल पर भी सहयोग पर, मिसाइल को लेकर भी क्या क्या सहयोग हुए ये भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत को इनके, देखिए हम पिछले 60 साल से भी अधिक वर्षों से रूस से इन सभी पर सहयोग ले रहे हैं। रूस हमारे उस समय से पार्टनरशिप कर रहा है जब पश्चिमी देश भारत का सहयोग करने से हिचकिचा रहे थे। मिलिट्री इन्वेंट्री में सबसे बेहतरीन जो साथ हमारा दिया है वो रूस ने दिया है। उस समय भारत का पहला बड़ा डिफेंस लोकलाइजेशन मॉडल रूस के साथ ही सक्सेसफुल हो पाया था। तो ध्यान रखिएगा कि उन स्पेयर पार्ट्स, उनकी सर्विसिंग, ओवरहॉल का एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत होनी है। तो बैठक में इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी, जिनमें ध्यान रखिएगा एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, यानी जो हम देखते हैं हवा पर हम कैसे हम अपनी जो वायु वाला क्षेत्र है उससे देश की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे और कैसे मॉडर्नाइजेशन उसका कर सकते हैं, उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और तीसरा हमारी नेवी को लेकर क्या कॉपरेशन को हमें बढ़ाने की जरूरत है, ये मुद्दे शामिल हैं। सबसे बड़ी पहले बात करते हैं हम हमारे रूस के 60 से भी अधिक वर्षों के इतिहास को लेकर। शुरुआत होती है 1960 के दशक के भी शुरुआत से, जब रूस ने सहयोग किया था MiG-21 के माध्यम से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, थोड़ी सी 60 से भी प्लस अधिक वर्षों के इतिहास को, वर्षों का इतिहास जो भारत और रूस का रहा है। सबसे पहले 1960 के दशक के शुरुआत की बात करते हैं। ठीक है, भारत का सहयोग हुआ किसके माध्यम से, MiG-21 के माध्यम से। तो पश्चिमी देशों की तुलना में जो हमारा सहयोग दिया था वो दिया था, ध्यान रखिए इसे सोवियत संघ के नाम से तब जाना जाता था, सोवियत संघ ने भारत का पहला बड़ा डिफेंस लोकलाइजेशन मॉडल इसे माना जाता है। फिर 1970 से 1980 के दशक में सुखोई 7, ठीक है, जो दूसरा आता है वो है 1970 से 1980 के दशक में क्या, Su-7। इस तरीके से भारत का सहयोग दिया इसने, रूस ने T-72 टैंक 72 के माध्यम से भारत का सहयोग दिया, मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड कराया। अगर कोई देश मिसाइल सिस्टम को प्रोवाइड करा रहा है, ये उस समय उस देश पर जिसे वो प्रोवाइड करा रहा है उसके विश्वास को दिखाता था। ठीक है, यानी रूस उस समय भारत पर विश्वास कर रहा था। सबसे बेहतरीन जो उस समय आप कह सकते हैं दोनों देशों के बीच सहयोग का नमूना था वह था न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन को 1987 में भारत को लीज पर दिया जाना
अपने आप में एक बड़ी घटना मानी जाती है। तो पहली न्यूक्लियर सबमरीन रूस ने किसे दिया था? भारत को। सबमरीन लीज पर दिया था किसने? रूस ने भारत को। उस समय जब पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट करने के पक्ष में नहीं थी, उस समय रूस ने भारत का सपोर्ट किया और भारत ने अपनी जो इन्वेंट्री है, चाहे वो रक्षा को लेकर हो, सैन्य को लेकर, सेना को लेकर हो, वो बेहतरीन की। उसके मॉडर्नाइजेशन, उसके लोकलाइजेशन पर जो काम किया वो हमने रूस के सहयोग से किया था। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर, जब भी हम बात करते हैं सुखोई 30 MKI प्रोडक्शन को लेकर, तो ये रूस के सहयोग से संभव हो पाया। कब ये प्रोडक्शन हुआ? 2000 के दशक में। तो एक और घटना जो घटित होती है वो घटित होती है 2000 के दशक में, जिसका हम 25वीं सालगिरह अभी इस वर्ष मना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, जब रूस की शुरुआत हुई भारत के साथ। तो 2000 के दशक में सुखोई 30 आया। 2000 के दशक में सुखोई 30 MKI आया। ठीक है। इसके अलावा भारत का इसी के साथ प्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखें क्या शुरू होता है? प्रोडक्शन। तो ये भी बहुत बड़ा कदम माना जा रहा था कि कोई देश हमारे साथ हमारी जो डिफेंस है उसे लेकर प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। इसके और फ्रिगेट को लेकर कोई देश हमारे साथ आ रहा है। इतना ही नहीं, जब हमने बात की सबमरीन को लेकर, तो कोई देश न्यूक्लियर सबमरीन के सहयोग तक अगर किसी देश का साथ दे रहा है तो उस समय ये बड़ी बात थी। फिर हमने 2000 के दशक में ही ब्रह्मोस मिसाइल इसके जॉइंट वेंचर पर काम करना शुरू किया। तो ब्रह्मोस शुरू हुआ उसी समय 2000 के दशक में, जो आज भी सबसे सफल जॉइंट प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। भारत और रूस का सबसे सफल जॉइंट प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है। हम और अभी हम बात कर रहे हैं 2000 दशक के बाद लगातार, चूंकि हमने इसे और स्पेशल और एक नई कैटेगरी के रूप में शामिल कर दिया है कि हम स्पेशल स्ट्रैटेजी कैटेगरी के रूप में आते हैं। ठीक है। रूस आज भी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस से संबंधित जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, सामान है, उसका मुख्य सोर्स है भी। तो भारत क्यों रूस के साथ अपने सहयोग को आगे नहीं बढ़ाएगा, ये भी एक मुद्दा निकलकर सामने आता है। ठीक है। तो 60+ ईयर का जो इतिहास रहा है रूस का और भारत के बीच में, जो अच्छे संबंध रहे हैं, सहयोग रहा है, खासकर रक्षा को लेकर, ये बेहतरीन रहा है। तो इसलिए रूस और भारत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों देशों का सहयोग इंपॉर्टेंट है, इनको बीच में जो भी पार्टनरशिप्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब वर्तमान यदि हम भूदृश्यों की बात करें कि जो कठिन भू राजनीतिक माहौल है उसमें भारत कैसे काम करने वाला है और वर्तमान जो कठिन माहौल है इनके पीछे की क्या वजह है, तो वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य का जो महत्व है, देखिए सबसे पहले यूक्रेन युद्ध का कारण। ठीक है। सबसे पहला क्या है? यूक्रेन युद्ध है, ये एक बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है? यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया पर जो पश्चिमी देश है वो प्रतिबंध आरोपित कर रहे हैं। रूस पर पश्चिमी देश प्रतिबंध आरोपित कर रहे हैं। ऐसे में रूस की निर्भरता किस पर बढ़ रही है? चीन पर बढ़ रही है। लेकिन रूस अपनी आर्थिक निर्भरता को चीन पर कम करके भारत की ओर देख रहा है, इसलिए भारत जैसा स्वतंत्र पार्टनर रूस खोज रहा है। भारत जैसा स्वतंत्र पार्टनर खोज रहा है कौन? रूस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत जैसा आज के जो परिदृश्य है उस समय में रूस भारत जैसा स्वतंत्र पार्टनर खोज रहा है, ताकि चीन पर उसकी आर्थिक निर्भरता क्या हो सके? कम हो सके, ताकि चीन पर उसकी आर्थिक निर्भरता कम हो सके। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भारत अमेरिका आर्थिक तनाव। ठीक है। दूसरा जो भू राजनीतिक परिदृश्य हम देखते हैं वो है भारत अमेरिका आर्थिक तनाव। कैसे? हमने देखा कि जब हम रूस से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हम रूस से क्रूड ऑयल बहुत लंबे समय से खरीदते आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण लगातार इस स्थिति में, हालांकि भारत जो कि पहले से ही तेल खरीदता आ रहा है, तो भारत की रूसी तेल खरीद को
यूक्रेन युद्ध की फंडिंग के रूप में देख रहा है अमेरिका, और इस वजह से भारत पर वह लगातार टैरिफ भी आरोपित कर रहा है। तो दूसरा कारण आप देखिए, भारत की रूसी तेल खरीद को वो क्या मानता है, यूक्रेन युद्ध के फंडिंग के रूप में मानता है, फंडिंग के रूप में मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी वजह से वह भारत पर लगातार टैरिफ आरोपित कर रहा है। 25% पहले था, ठीक है, और फिर 25% और लगभग 50% उसने टैरिफ आरोपित कर दिया है, जो किसी अन्य देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। जो तीसरा कारण बताया जा रहा है वह है कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी। कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी, कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी, अल्लाह की टाइम में बड़ी क्या आएगी, कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी। इसे हम कैसे देखते हैं, इसे हम देखेंगे, देखिए कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी। तो अभी तक चूंकि चाइना ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए हैं, इस वजह से उसका जो व्यापार को लेकर गलियारे हैं वो नए नए हैं और बहुत सारे हैं, और रूस को उन गलियारों का उपयोग करना पड़ता है। इसके एवज में रूस चाहता है कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि रूस की चीन पर निर्भरता कम हो सके। तो एक और आपको फैक्ट नोट कर लेना है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये कॉरिडोर किन किन देशों से होकर निर्मित होने वाला है, ठीक है। तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के निर्माण पर जोर दे रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। अब यहां बात करते हैं हम भारत की। दरअसल भारत रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहता है। लगातार जैसे जैसे समय बदल रहा है, भारत के अपने हित है, भारत प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है। भारत सोचता है कि पिछले 60 वर्षों से अगर हम रूस से लगातार रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहारा ले रहे हैं, तो हम उन्हें रातों रात नहीं बदल सकते। हम पश्चिमी देशों से रातों रात इन सहयोगों की अपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसे में किसी भी परिदृश्य को बदलने में समय लगेगा। जहां हम रूस से लगातार वर्ष 70-80 के दशक में 70 से 80% खरीद करते थे, वहीं लगातार ये कम होता जा रहा है। वर्ष 2019-2023 में यह मात्र 36% रहा है, और लगातार समय के साथ ये और भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि भारत न केवल रूस की ओर देख रहा है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ भी हमारे कई रक्षा सहयोग हुए हैं, और ये वर्तमान में हमने देखा भी है। पिछले कुछ दशकों में आपने देखा होगा कि हम लगातार अमेरिका के साथ भी रक्षा सहयोग में अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसे मजबूत कर रहे हैं। हमने कई ऐसी नीतियां इजराइल को लेकर भी बनाई है, हमने उनसे भी कुछ डिफेंस से संबंधित सामग्रियों का आयात भी किया है। अब यहाँ पर निकलकर बात आती है कि आखिर इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, इंडिया क्या सोचता है इसे लेकर। इंडिया की जब हम मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम किसी एक देश पर केंद्रित नहीं है, हम किसी एक देश पर, और दूसरा कि हम रक्षा सहयोग को लेकर, हम हमारी व्यापार को लेकर किसी दूसरे देश के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। यानी भारत अपने हिसाब से काम करेगा। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम ये खुद तय करेंगे कि हमें किसी देश से कब और कहां कौन सी चीजों को खरीदना है, किस चीज का हमें आयात करना है। बात करें इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी की, तो भारत किसी एक ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहता। भारत ने रूस से जरूरी तकनीक खरीदी है। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत ने रूस से जरूरी तकनीकें खरीदी हैं, ठीक है। उन तकनीकों को खरीदने के साथ साथ भारत ने स्वदेश में ही उनके साथ मिलकर कई तकनीकों के आदान प्रदान के साथ नए डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट भी बनाए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत ने रूस से जरूरी तकनीकों के साथ अमेरिका से हाईटेक डिफेंस से संबंधित हमने कई सारे, अमेरिका जैसे हम बात करते हैं यूएसए की, तो हमने डिफेंस से हाईटेक डिफेंस से संबंधित कई सारे हमने अमेरिका के साथ आपने देखा होगा कि पॉलिसीज भी हमने बनाई हैं। इसके अलावा भारत यूरोप और जापान से भी सहयोग लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत यूरोप व जापान से भी सहयोग ले रहा है। इसके अलावा भारत ने इजराइल के साथ भी कुछ समझौते किए हैं। न केवल इजराइल, बल्कि भारत चीन को संतुलित करने के लिए
पश्चिमी कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है, चाहे वह व्यापार को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर को लेकर हो। इसके अलावा भारत की अपनी एक अलग आर्थिक और सामरिक हित है। तो भारत का जो मुख्य मुद्दा है वह है उसके खुद के आर्थिक व सामरिक हित को महत्व देना। आर्थिक व सामरिक हित को महत्व देना। स्वयं मॉस्को ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह भारत के अपने सॉवरेन इंटीग्रिटी को महत्व देगा। भारत किस देश के साथ कैसी डिफेंस नीति रखना चाहता है, किस देश के साथ किन चीजों का व्यापार करना चाहता है, इसके लिए भारत स्वतंत्र है। ऐसे ही भारत अपने अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि कोई अन्य देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वह चीन हो, चाहे वह रूस हो, चाहे वह यूरोप के कोई देश हो, वो भारत को किसी भी चीज के लिए दबाव ना बना पाए कि उसे उस देश के साथ ये स्ट्रेटेजी या ये पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ानी चाहिए या ये पार्टनरशिप आगे बढ़ानी चाहिए। तो चीन के साथ भी हमें संतुलन स्थापित करके रखना है, अमेरिका और रूस के साथ भी हमें संतुलन स्थापित करके रखना है। तो भारत अपने आर्थिक व सामरिक हित को प्राथमिकता देते हुए यह यात्रा आगे बढ़ाएगा। किसके साथ? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ। एक शब्द आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हमें कब किस देश से क्या खरीदना है ये स्वयं भारत तय करेगा, ना कि कोई अन्य देश। रूस के साथ हाई वैल्यू कोऑपरेशन को बनाए रखना भारत के लिए जरूरी है, जबकि भारत इसके साथ साथ अमेरिका के साथ एडवांस प्रोक्योरमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ा रहा है। यही बताता है भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति को। बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर की। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यदि आप घर बैठ के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दृष्टि के एक नए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अगर आप अभी तक परेशान थे कि इसकी फीस कम चाहिए, तो इसकी फीस भी बहुत कम है, 24,999 रुपए। तो यानी घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी करिए कि मात्र 24,999 में दृष्टि के स्टूडियो जीएस लाइव ऑनलाइन कोर्स के साथ। ध्यान रखें, इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर की 2 साल की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। साथ में अगर आप 24,999 रुपए को एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ये क्लासेस आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में मिलेगी। साथ में एक और खास बात इसकी ये कि अगर आप परेशान हैं कि आपके पास करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं है तो आपको करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा 24 महीने तक। टीचर जो भी क्लास में पढ़ाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो लाइव चैट के माध्यम से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी ये क्लासेस आपकी लाइव होंगी, स्टूडियो से होंगी और कम कीमत में होंगी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चूंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो कॉल करें 8750187501 पर या डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में। आपको इसमें प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, साथ में कुछ क्लास टेस्ट भी हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुतिन की भारत यात्रा किस उद्देश्य से हो रही है? ऑप्शन ए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ऑप्शन बी, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। ऑप्शन सी, एससीओ की बैठक। और ऑप्शन डी, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।